हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूँ राजीव रंजन और आज आप लोग जानेंगे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कैसे सीबीएसई हर साल क्वेश्चन पूछता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अच्छा, क्वेश्चन पेपर जान देखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सीबीएसई किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन वो पेपर में पूछता है, कितने घंटे का टाइम देता है, क्या उसके कुछ सेक्शन होते हैं, ये सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सीबीएसई ए बी सी एंड डी सेक्शन में क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि ए सेक्शन में आपका ऑब्जेक्टिव होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से एंड क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 21 से 28 तक 3 मार्क्स, 29 टू 34 5 मार्क्स, एंड जो बचता है लास्ट क्वेश्चन जो 35 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको एक इंडिया का मैप दिया जाएगा। और ज्योग्राफी में आपने जैसे कि रिसोर्सेस पढ़ा, उसका लोकेशन पढ़ा, सॉइल पढ़ा, एलुवियल सॉइल पढ़ा, एरिड सॉइल पढ़ा, ब्लैक सॉइल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज पढ़े। उन सबका लोकेशन क्या क्या है वो आपको इस मैप में मार्क करने को दिया जा सकता है, या फिर आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी दिया जा सकता है। तो ये पैटर्न हम लोग अब दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं साल 2020 का 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है बायोटिक एंड एबायोटिक। तो अब किस रिसोर्स का ये एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर होगा ओरिजिन। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ओरिजिन के आधार पर बायोटिक एंड एबायोटिक आपको पता होगा कि ये दोनों क्या होते हैं। सेकंड है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मतलब ये एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर होते हैं। जो रिन्यू होता है वो होता है रिन्यूएबल, जो रिन्यू नहीं होता है वो होता है नॉन रिन्यूएबल। चलिए आपको बायोटिक और एबायोटिक बता देते हैं। जो लिविंग होता है, ठीक है ना, जो रिसोर्सेस लिविंग होते हैं वो होते हैं बायोटिक, और जो नॉन लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं, एबायोटिक। आप लोग हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं ये सारे चैप्टर को। नेक्स्ट आते हैं 2019 का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया, और डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया। अच्छा, ये और करके देने का मतलब क्या है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है? जी नहीं, आप इन दोनों में से किसी एक का आंसर लिख सकते हैं जो आपको आता हो। ये ऐसा नहीं है कि आप दोनों लिखकर आ जाएंगे एग्जाम में, एक ही लिख के आना है। चलिए एलुवियल सॉइल देखते हैं। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एलुवियल सॉइल के बारे में, ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ हिमालय में काफी स्प्रेड होते हैं। ओके, इसका फर्टिलिटी सबसे अधिक होता है। जैसा कि एलुवियल सॉइल, जब हम लोग सॉइल के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले नंबर पे एलुवियल आता है। उसका रीजन भी हम बताए थे लास्ट लेक्चर में, इसलिए कि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। ये इसमें पोटेस, फास्फोरस एंड लाइम होते हैं। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस वैली में मिलते हैं। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें से आप लोग किसी भी 3 पॉइंट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। अब हम लोग वो देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। नीचे वाला कौन सा सॉइल है पता है आप लोग को? लास्ट लेक्चर में ही बताए थे, ये है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के क्या फीचर्स होते हैं, ये इसको देख के पता चल रहा होगा डायग्राम को। इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन करने की कैपेबिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और ये वाला जो सॉइल है ना, ऊपर में जो दिया गया है, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, ये एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल। ये क्या होता है, ब्लैक इन कलर होता है, रंग में भी ये ब्लैक होता है। अच्छा, इसे 2 और नाम से जानते हैं हम लोग। पहला है रेगुर सॉइल। अच्छा, एक और नाम होता है, वो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे वो कौन सा नाम होता है। लास्ट लेक्चर में उसको हमने बताया था, ये आपके लिए होमवर्क है। सेकंड पॉइंट है
कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। थर्ड है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश एंड लाइम में ये रिच होते हैं, मतलब ये चीजें अधिक मात्रा में वहां पाई जाती है। अच्छा, डक्कन ट्रैप, लास्ट वाले वीडियो में हम उसमें डायग्राम नहीं लगा पाए थे डक्कन ट्रैप का ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं डक्कन ट्रैप। ये वाले जितने भी ग्रीन वाले रीजन हैं ये सब डक्कन ट्रैप है। इसमें नाम भी दिया गया है, कच्छ, सौराष्ट्र, मालवा रीजन, नर्मदा वैली, आप इसको देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे है ये लावा फ्लो से, जैसे कि हम बताए थे सॉइल वाले में, ये जो क्या होते हैं सॉइल, जब लावा लावा से जब निकलता है वोल्केनिक इरप्शन से, तो कई सौ साल बाद वो क्या होते हैं, सॉइल बन जाता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग सॉइल में पढ़ चुके हैं ये चीज। अब इन तीनों में से आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, इन 7 पॉइंट से कोई भी 3 आप लोग एग्जाम में लिख सकते थे 2019 के पेपर में। आगे हम लोग देखते हैं 2018 का पेपर, इसमें एक ही क्वेश्चन आया हुआ था इस चैप्टर से रिलेटेड, क्लासिफाई रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जैसा कि 2020 में एंड 2018 में सेम क्वेश्चन आया हुआ, देख सकते हैं ना, वहां भी बायोटिक एंड एबायोटिक था, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, और यहाँ पर आपको आंसर लिखना हुआ है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग 2017 का पेपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल, सॉरी ये तो कट गया है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। वहां पर रिन्यूएबल के बाद एंड नॉन रिन्यूएबल है, इसका हम लोग देखते हैं आंसर। आप लोग को पढ़े हैं जो रिन्यू होता है, जैसे कि क्रॉप्स, प्लांट्स, ये क्या होते हैं, कुछ साल बाद क्या होते हैं, ये रिन्यू होते रहते हैं ना क्रॉप्स। हम लोग आज किसी प्लांट्स को लगाएं और फिर क्या होता है, अगले साल भी सेम प्लांट्स को सेम फील्ड में लगाएंगे, ये होता है रिन्यूएबल। अब देखते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो कि रिन्यू नहीं होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, जानते हैं हम लोग काफी अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम्पल दीजिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स का, फिर वही चीज है कोल, मिनरल्स, क्रूड ऑयल, सब तो नॉन रिन्यूएबल ही है ना। आगे देखते हैं हम लोग, गुली इरोजन इज कॉमन इन विच बेसिन। सिंपल सी बात है, गुली इरोजन जो होगा चंबल बेसिन में होगा, गंगा की बेसिन में भी होगा। मतलब क्या होता है गुली इरोजन, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, हम सब पढ़ा चुके हैं, एक बार और आप लोगों को बता रहे हैं अभी, कि जो पानी रिवर से होके जाती है ना, तो जो मिट्टी का कटाव होता है वो होता है गुली, और वही जब लार्ज स्केल में होता है तो वो रिवर का क्या बन जाता है, बेसिन बन जाता है, रिवर का वो रास्ता बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन। इसमें फर्स्ट होगा स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग एंड कंटोरस प्लॉजिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एजेंडा 21 क्या है और इसके 2 प्रिंसिपल बताएं। जैसा कि हमने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में भी ये चीज किया गया है। ओके, इसको 2 प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला ये चीज है कि ये काफी बेसिस ना, काफी बेस लेवल पे इसको लेकर चला गया है, मतलब कि एट द पंचायत लेवल पे, ठीक है ना, कि या फिर समझ लीजिए कि हम लोग घर में, ठीक है, हम लोग घर में अपना अलग से प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि वो देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि आप अपने घर में सुबह में ये खाना खाइए, शाम को ये खाना खाइए, नहीं ना, हम लोग अपने हिसाब से अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। सेम एजेंडा 21 में किया गया है कि हर गांव, हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट ना अपने अकॉर्डिंग, हर स्टेट अपना अपना प्लान बनाएगा जो कि इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल के लिए होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर ए देखते हैं हम, क्या उनका मेन एम होता है, देखते हैं हम लोग, जैसे कि इन्वायरमेंट को डैमेज से बचाना, पोवर्टी को रोकना, डिजीज जो होते हैं ग्लोबली उसको कम करना। ओके, सबका म्यूचुअल नीड एंड कॉपरेशन चाहिए, ये हम लोग देख चुके हैं। आगे आते हैं, व्हाई इज इट टू हैव रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, तो हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेट करके लेके चलेंगे, सॉइल से रिलेट करके लेके चलेंगे, ओके, रिसोर्सेज से रिलेट करके लेके चलेंगे, ठीक ना। इसके काफी ज्यादा इम्प्लीकेशन होते हैं। रिसोर्स प्लानिंग आपको किसी कंपनी एडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, किसी सरकार की मिनिस्ट्री एडॉप्ट कर सकता है, ओके, लेकिन हम लोग को यहाँ पर देखना है क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग क्या हमारे चैप्टर में पूछा गया है, तो रिसोर्स इसमें पूछा गया है। तो क्यों जरूरी है रिसोर्सेस प्लानिंग,
नीचे दिया गया है प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब सभी जीवित रहें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लार्ज एनिमल्स हैं, ठीक है ना, जो लार्ज प्लांट्स हैं वही रहें, और स्मॉल प्लानट जो होते हैं और स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह, उनकी भी काफी ज्यादा इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंस होती है एज कंपेयर टू लार्ज एनिमल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम लोग अधिक एक्सप्लॉइटेशन करेंगे इन्वायरमेंट से तो क्या होगा, ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा, इन्वायरमेंट क्या होगा, क्राइसिस आ जाएगा। ओके, इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा था, ठीक है, हम लोग अधिक एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो नेक्स्ट है, अगर ये पॉइंट अगर हम देखें तो अगर हम लोग अधिक से अधिक एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्यूचर प्लान जो होगा वो डेंजर होगा ना, फॉरेस्ट जो है वो भी डेंजर में आ जाएंगे, जैसे कि आज के डेट में हम लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा फॉरेस्ट का क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। हम लोग हमने रिसोर्स वाले में देखे भी थे कि उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, in India, some regions are rich in certain type of resources but deficient in some other resources. Do you agree with the statement? Support your answer with any three example. इसका कहने का मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे रीजन जहां पर कि कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इसका क्या वजह है, ठीक है, कुछ जगहों पर कम पाए जाते हैं। वजह तो नहीं पूछा है, लेकिन आप पूछा है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं और एग्जाम्पल देना है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल हम लोग इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि कुछ रीजन्स काफी रिच होते हैं किसी मिनरल्स में, कुछ रीजन काफी क्या होते हैं, पुअर होते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के जरिए बता सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर क्या होते हैं, मिनरल्स और कोल्स जो होते हैं ये अधिक होते हैं। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर वाटर का रिसोर्सेस काफी अधिक होता है क्योंकि ये ओशियन से काफी क्लोज होता है। नेक्स्ट है राजस्थान, इसके बारे में हम लोग जानते हैं ये ना डेजर्ट का भी राजा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल भी काफी ज्यादा मात्रा में है, सोलर एंड विंड एनर्जी यहाँ पर अधिक होती है इसी वजह से। ओके, नीचे में छोटा सा दिया गया कि लद्दाख क्या होता है, वहां पर कल्चरल हेरिटेज ज्यादा हुए हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर वाटर रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है, मतलब कि इंडस्ट्रीज वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह काफी कम है, लेकिन वो कल्चरल वहां पर काफी वो रिच होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन लास्ट वाले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं पीछे वाले में। अच्छा, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 2017 में एक साथ एक चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन आ गए थे, ऐसा ही लग रहा होगा ना, कितने सारे क्वेश्चन देख लिए, 18 और 19 20 में एक एक दो दो क्वेश्चन देख रहे थे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, सीबीएसई बोर्ड जोन वाइज एग्जाम लेता है, तो 17 वाला जो पेपर मैंने इंक्लूड किया है इसमें एक से अधिक जोन को मैंने इंक्लूड किया है, इसलिए इस वाले चैप्टर में क्वेश्चन का संख्या भी इंक्रीज हो गया है। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग 16 का, 17 तो हो गया। नेम द लैंड विथ डीप चैनल दैट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन। सिंपल सी बात है, जिस लैंड पे हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं तो वो होता है बैडलैंड्स। देखिए बैडलैंड्स ऐसा होता है, अच्छा इसका फीचर्स क्या होता है बैडलैंड्स का, कि जिस पर कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो बैडलैंड्स ऐसा एरिया होता है जो कि ना कहीं पे माउंटेन्स होता है, कहीं पे प्लेन्स आ जाता है, कहीं पे खाई आ जाता है। तो इस वजह से वहां पर लोगों का जो मूवमेंट होता है उसमें काफी मुश्किल होती है, वहां पे ट्रेन नहीं चल सकता है। अब किसी को खेती करना है तो वो हवाई जहाज से थोड़ी जाएगा करने, नहीं ना। जैसे कि हम लोग यहाँ से कहीं जाते हैं तो क्या होता है, सब जगह प्लेन होता है, तो आराम से हम लोग यहाँ से रोड के जरिए या ट्रेन के जरिए चले जाते हैं। लेकिन बैडलैंड्स पे ये चीजें पॉसिबल नहीं है, वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना, कहीं पे 1 किलोमीटर 800 मीटर ऊंचा, कहीं पे खल्ला, तो इसमें नहीं हो सकता ना खेती, कल्टीवेशन। नेक्स्ट चीज है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ब्लैक सॉइल। तो महाराष्ट्र रीजन जो होता है वो लार्जेस्ट एरिया होता है। और पूरे 5 ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।